बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो थोड़ी सी लेट हो गई क्लास हमारी। मैं कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा था आपको समझाने के लिए कि आज का लेक्चर थोड़ा सा इस हवाले से इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। आपने परेशान नहीं होना। जो चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ ये चीज़ें जाके प्रैक्टिकली आपने आगे सीखनी है। डाटा एनालिटिक्स के अंदर आपने सीखनी है। मैं आपको एक बेसिक मॉडल दिखाऊंगा एक्सेल के अंदर चीज़ें परफॉर्म करके कि ये किस तरह से होती हैं। लेकिन बहरहाल अभी हम चलते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं। हम बात बेसिकली कर रहे थे डेटाबेस और डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डाटा डीबीएमएस कर रहे थे हम। और हमने उसके अंदर देखा था कि डेटाबेस हमारा इतना डिटेल के अंदर चीजें नहीं है। बेसिकली हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो ज्यादा काम कर रहा होता है, सारा काम वही कर रहा होता है। डेटाबेस में तो एक्चुअली डाटा स्टोर हो रहा होता है, दैट्स इट। इसके अलावा उसका कोई खास ऐसा काम नहीं होता। अब स्टोर कर कौन रहा होता है डाटा? स्टोर कौन करता है डेटाबेस के अंदर? डाटा कौन स्टोर करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। अब देखें, हमने कहा कि देखिए जब हमारे पास डाटा आता है तो शुरू में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं या अकाउंट्स बनाते हैं उसके अंदर हमारे पास एक रॉ फॉर्म में डाटा होता है। फिर हम उस डाटा को किसी तरतीब में लिखते हैं। फिर उस डाटा को हम फॉर्मूलाज लगाते हैं, फंक्शन लगाते हैं, और एट द एंड फिर हमारे पास जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो होती है। ऐसा है कि नहीं है? तो ये एक तरीकाकार है डाटा को सेव करने का कि डबल एंट्री की फॉर्म में आपने डाटा सेव करना है, आपने टेबल्स की फॉर्म में सेव करना है, आपने किस तरीके से सेव करना है एक दूसरे के साथ। ये एक तरीकाकार है डाटा सेव करने का। तो डेटाबेस मैनेजमेंट मॉडल, जब मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डाटा सेव कर रहा होता है अपनी डेटाबेस के अंदर, तो वो या तो शीट्स की फॉर्म में रखेगा, या वो डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में रखेगा, या वो टेबल्स की फॉर्म में बना के रखेगा। अब देखें, आपने लेजर्स पढ़े हुए हैं। लेजर्स कितने तरीके से बनते थे, किसी को याद है? एक टी अकाउंट था और दूसरा रनिंग बैलेंस अकाउंट। एक था टी अकाउंट और एक था रनिंग बैलेंस अकाउंट। टी अकाउंट क्या था कि जनाब जी हम उसकी जो लेफ्ट साइड थी उसको डेबिट कहते थे, राइट साइड को क्रेडिट रखते थे। लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग जब कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं तो वहां पे टी अकाउंट का लेजर यूज नहीं होता, बल्कि वहां पे रनिंग बैलेंस अकाउंट यूज होता है। मतलब डेट, डिस्क्रिप्शन, आगे डेबिट और क्रेडिट, इस तरह इस फॉर्मेट के अंदर होता है नॉर्मली। जो हम इसमें कंप्यूटर के अंदर हम डाटा सेव करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे जो लेजर बनाते हैं वो डेट होती है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होती है, उसके बाद जो भी हो, फिर उसके बाद डेबिट, और उसके बाद फिर सॉरी डीआर, और फिर उसके बाद सीआर। ये इस तरह का, और फिर उसके बाद बैलेंस। इस तरह से लेजर बनता है। जब हम एक्सेल में बना रहे होते हैं तो हम टी अकाउंट शेप में नहीं बनाते। सेम इसी तरह लेजर जिस तरह दो तरीकों से मेंटेन हो सकता है, टी की शेप में भी हो सकता है और डेबिट क्रेडिट की शेप में भी हो सकता है। इसी तरह डाटा जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपने अंदर सेव करता है तो वो भी मुख्तलिफ तरीकाकार से यूज करता है। तो आज हमने वही पढ़ना है जिन्हें हम डेटाबेस मॉडल कहते हैं या डाटा मॉडल्स इन डीबीएमएस कहा जाता है। बेसिकली चार मॉडल यूज होते हैं, और सबसे ज्यादा जो मॉडल यूज होता है वो रिलेशनल मॉडल यूज होता है। ठीक है, आज इसी को ही हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपको दिखाऊंगा भी सही कि किस तरह से ये होते हैं। थोड़ी सी चीजें हम एक्सेल के ऊपर वर्किंग करके देखेंगे कि किस तरह से डाटा सेव होता है वगैरह वगैरह। समझ ना आए परेशान नहीं होना, लेकिन आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। ये टेक्निकली एक बड़ा मसला है इसके अंदर कि इन चीजों को प्रैक्टिकली आपको दिखाना। अब सिंपल इसने लिख दिया रिलेशनल मॉडल, मैं आपको समझाने बैठूं इसके ऊपर तकरीबन हमें 6 से 8 क्लासेस चाहिए जिसमें मैं आपको सिखाऊं। एक मैं आपको करके दिखाता हूं, परफॉर्म करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सेल जो है वो मेरा ये डेटाबेस है। ये मेरा एक डेटाबेस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर मैंने अपना डाटा सेव करना है। मेरे पास तीन तरह के डाटा है। मेरे पास एक स्टूडेंट की टेबल है जिसके अंदर मैंने ये चीजें बनाई हुई है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास आईडी, एडमिशन डेट। ये मेरी एक किस चीज की टेबल है? स्टूडेंट की टेबल है। आगे नाम है, उनकी क्लास आईडी है और एडमिशन है। उसके बाद मेरे पास दूसरी टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स की फीस की डिटेल है। इसके अंदर मेरा कॉलम क्या है? ट्रांजैक्शन आईडी, स्टूडेंट आईडी और मंथ एंड अमाउंट रिसीव। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या ये दोनों टेबलें आपस में कनेक्टेड है कि नहीं? किस की से कनेक्टेड है? प्राइमरी की क्या है इसमें, फॉरेन की क्या है, सॉरी, स्टूडेंट आईडी फॉरेन की है, इसमें कनेक्ट हो रहा है। और तीसरी मेरे पास टेबल क्या है? मेरे पास क्लास या ग्रेड टेबल है जिसके अंदर उनकी क्लास नेम आ रहे हैं और उनकी मंथली फीसिस आ रही है। ये मेरे पास क्या, ये टेबल भी कनेक्टेड है? इसमें फॉरेन की क्या है? इसमें फॉरेन की क्या है? क्लास आईडी फॉरेन की। तो ये तीन टेबल्स हैं। ये तो हमने मैनुअली देख लिया आगे पीछे जाके कि जनाब मेरी तीनों टेबल्स के दरमियान में कनेक्शन मौजूद है, मैंने टेबल बना ली। लेकिन एक्चुअली मुझे इस शेप में डाटा चाहिए ही नहीं। अगर मुझे कोई पूछे, मैं इस टेबल पे बैठा हूं कि जनाब मुझे बताओ कि 4000 फीस किसकी आई है, तो पहले मैं देखूंगा क्लास आईडी C1, फिर मैं जाऊंगा क्लास आईडी में C1 के अंदर। C1 में जाके देखा
तो जनाब ये स्टूडेंट बिलाल अहमद भी और अली रजा भी बिलाल अहमद भी, इसमें दोनों में कौन सा है। उसके बाद फिर हमने शीट में जाके देखना है कि स्टूडेंट आईडी उसकी क्या बनती है। तो ये एक बड़ा मसला है। अब ये देखें, ये 4000 और ये 4000, लेकिन C10, मतलब इस तरह मैनुअली मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। जब मेरे पास ये डाटा होगा, पूरी टेबल होंगी और ये बहुत बड़ी मेरी एक्सेल शीट भरी हुई होगी, तो मुझे ये सारा कुछ करने में मसला आएगा। अब मैं आपको एक थोड़ी सी डाटा एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि चीजें होती कहती हैं कैसे। समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ चीजें आपके एक्सेल में होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी। ओके, तो सबसे पहले मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं जाता हूँ इंसर्ट में और इसको टेबल में कन्वर्ट करता हूँ। अभी तक तो ये एक्सेल की लैंग्वेज में टेबल के अंदर है ही नहीं, इसे मैं टेबल में कन्वर्ट करता हूँ। बस ये देखते जाए मैं क्या कर रहा हूँ। ये हमारी एक टेबल बन गई, ठीक हो गया। सेम इसी तरह मैं इन सबको पहले टेबल्स में कन्वर्ट करूंगा। ये डीबीएमएस कर रहा है अपने अंदर, वो सारी चीजों को किस में कन्वर्ट कर रहा है, टेबल में कन्वर्ट कर रहा है। ये मैंने टेबल के अंदर कन्वर्ट किया इन सारी शीटों को। अच्छा, ये मेरी पहला स्टेप मेरा डीबीएमएस ने किया कि उसने चीजों को टेबल के अंदर ले आया, टेबल बन गई। अब अगला काम क्या है, इन टेबल्स के दरमियान में रिलेशन कायम करना। देखें, मैनुअली तो हमें नजर आ रहा है कि भाई ये रिलेशन इसका इस टेबल के साथ है, ऐसी बात है। लेकिन क्या कंप्यूटर को, एक्सेल को इस चीज का पता है कि इसका रिलेशन इसके साथ है? ये तो मुझे नजर आ रहा है ना, मैं देख रहा हूं। एक्सेल को नहीं पता कि इस टेबल का उसके साथ क्या रिलेशन है। मुझे ये रिलेशन उसे बताना पड़ेगा। ये बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे डाटा एनालिसिस करना पड़ता है। अब मैं डाटा एनालिसिस करता हूं, मैं यहां पे जाता हूं, मेरे पास यहाँ पे पावर पिवट है। यहाँ पे मैं जाके ऐड टू डाटा मॉडल, ये डाटा एनालिसिस टैब है एक्चुअली, ठीक है। आपके पास नहीं होगी, आपके एक्सेल में शो नहीं होगी, ऐड इन होता है, आपको ये एक्टिवेट करना पड़ेगा। बहरहाल अभी देख ले, एडवांस चीजें। इसको मैं करता हूँ ऐड टू डाटा मैड। अब मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। बड़ा सिंपल से, आपको मजा आएगा देख के। खैर, ये डाटा मॉडल की मेरी टैब ओपन हो गई। ऊपर देखें पावर पिवट फॉर एक्सेल, और मेरी वो टेबल सारी किधर आ गई है, इस शीट के अंदर आ रही है। अच्छा, ये उस एक्सेल में भी पीछे मौजूद है, लेकिन ये एक नई डाटा मॉडल की शीट ओपन हो गई है, इसके अंदर वो टेबल इंपोर्ट हो गई है, क्योंकि अब मैंने करना है डाटा एनालिसिस, रिलेशनशिप बनाने। वो यहां पे होंगे। सेम इसी तरह मैं बाकी टेबल्स अपनी करता हूं। मैंने ये टेबल की, इसको मैंने यहां सिलेक्ट किया और ऐड टू डाटा मैटर, ये डाटा मैटर भी मेरी उसी के अंदर होगी। अब देखें नीचे, ये वही टेबल 1 थी और यहाँ पे भी टेबल 2 आ गई। ये आ गई टेबल 2 नीचे। ये नीचे देखें, नीचे जहां पे मेरा कर्सर है, टेबल 1 टेबल 2, बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे। ये देखें, ये टेबल 1 थी डाटा मॉडल की, ये टेबल 2 नजर आ रही है। ये दोनों टेबल इंपोर्ट होंगी, लेकिन अभी हमारी तीसरी टेबल भी है, उसको भी हम इसमें इंपोर्ट करते हैं। हमने इधर किया, मैंने इधर मैंने क्लिक किया ऐड टू डाटा मॉडल, और ये भी मेरी तीसरी शीट डाटा मॉडल में ऐड होगी। इधर अभी नीचे आ जाएगी, तीसरी टेबल भी मेरी आ गई। अब मैंने इन टेबल्स के दरम्यान में रिलेशनशिप मेंटेन करना है। रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए देखें मैं क्या करता हूँ। ओके, मैंने ये, अब मैंने उनको इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। ये वही टेबल है कि नहीं है, टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3, और उन्हीं के ही कॉलम्स हीडर्स हैं कि नहीं है। सारी प्राइमरी कीज हमारे सामने है। अब हमने प्राइमरी कीज का आपस में कनेक्शन मेंटेन करना है। कनेक्शन मेंटेन करने का देखिए जादुई तरीका क्या है। टेबल 1 टेबल 2 कौन सी फॉरेन की के जरिए अटैच्ड है। मैं स्टूडेंट आईडी पे क्लिक करता हूं, ड्रैग करता हूं स्टूडेंट आईडी के साथ, ये मेरा रिलेशन मेंटेन हो गया। ये नजर आ रहा है, नीचे बीच में लाइन आ गई। टेबल 3 टेबल 1 के साथ किस चीज से कनेक्टेड है, क्लास आईडी। मैं इधर से ड्रैग करता हूं, इधर ले आता हूं। अब देखें, ये मेरा एक डाटा मॉडल बन गया। अब एक्सेल को पता चल गया है कि ये तीनों शीटें आपस में टेबल्स कनेक्टेड हैं, किसके जरिए से, इन कीज के जरिए से। समझ आ गई बात। इसको मेरे यूज में फायदा क्या होगा, मैं जाता हूं और इसको अपनी एक टेबल में कन्वर्ट करता हूं, पिवट टेबल, और मैं करता हूं जनाब जी न्यू वर्कशीट। यहां पे मैंने पिवट टेबल खोली, मैं टेबल 1 उठाता हूं, यहां से मैं स्टूडेंट उठाई आईडी उठाता हूं, इसको मैं फिल्टर में लेके आता हूं। मैं अभी बेसिक सा कर रहा हूँ, टेबल 2 उठाता हूँ और उसमें से मैं अमाउंट रिसीव्ड को उठाता हूँ और इसको मैं ले आता हूँ, सॉरी, कॉलम में। समझ आ गई बात। अच्छा, उसके बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ, हम्म, एक मिनट बस मुझे दीजिए, मुझे थोड़ा सा
चीजों को देखने दें। यहाँ से डिलीट करता हूँ, रिमूव फील्ड। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अमाउंट रिसीव्ड वैल्यू के अंदर चलता हूँ। ये रिलेशन मेंटेन करना थोड़ा सा लंबा काम होता है। 102, ओके, 103। हाँ जी। अब मैंने ये एक अपना फ्रंट शीट बना लिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक स्टूडेंट की फीस देखनी है कितनी आई है। मैं यहां से सिंपल 105 सेलेक्ट करके ओके प्रेस करूंगा, नीचे उसकी फीस की डिटेल आ गई। मुझे क्या इन शीटों में घूमने की जरूरत है? ये जो तीन शीटें थी, तो ये एक्सेल को कैसे पता चल गया कि उस डीबीएमएस ने अपने खुद टेबल्स के दरमियान में रिलेशन बना लिए? अब मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं अगर ऑल पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास टोटल फीस आ गई। आज की मेरी टोटल फीस कितनी कलेक्शन है मेरे पास आ गई। ये रिलेशनल मॉडल है कि डाटा सेव किस शेप में हुआ? टेबल्स की फॉर्म में। फिर हमने टेबल्स के दरमियान में क्या किया? रिलेशन मेंटेन किया, फॉरेन की और प्राइमरी कीज को यूज करते हुए। और फिर उसका फायदा क्या होगा? हमारे सामने सिंगल हैंड के ऊपर इंफॉर्मेशन हमारे सामने मौजूद है। ये बड़ी डिटेल के अंदर बन सकता है। मैंने सिर्फ दो कॉलम आपको आपस में अटैच करके दिए हैं कि ये किस तरह से। अब मैं इसमें हो सकता है 1000 2000 टेबल हो, इसमें 5 7 हजार रोज हो, कॉलम हो, इसमें बहुत सारी चीजें हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख के सर्च करूंगा या उसकी स्टूडेंट आईडी से, क्योंकि ज्यादा प्राइमरी की हमारी स्टूडेंट आईडी है, वो सर्च करूंगा तो हमारे सामने उसकी फीस खुद ब खुद आ जाएगी। एक्सेल खुद निकाल के ले आएगा, उस टेबल में से ढूंढ के ले आएगा। स्टूडेंट आईडी है जो फॉरेन के वो क्लास में भी है। जरूरी नहीं है वही देखें, प्राइमरी की स्टूडेंट भी हो सकती है, फॉरेन भी हो सकती है। देखें फॉर एग्जांपल इस शीट के अंदर हमारी ये स्टूडेंट आईडी क्या है? प्राइमरी की है। स्टूडेंट नेम भी क्या है? प्राइमरी की है। क्लास आईडी भी प्राइमरी की। प्राइमरी की कहते हैं किसे? जो उस रो के अंदर मौजूद तमाम चीजों को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। मतलब आप ये स्टूडेंट आईडी की हेडिंग ना देखें, एक्चुअली ये स्टूडेंट आईडी देखें। S101 स्टूडेंट आईडी है, ये प्राइमरी की है और ये पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। और ये फॉरेन की भी हो जाएगी अगर इसी को ही हम यूज कर रहे हैं इधर रिलेशन मेंटेन करने के लिए। समझ आ गया? प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की देखें। अब यहां पे इस टेबल के अंदर आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट आईडी। क्या इस टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है? क्या इसमें हर जो प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी एक यूनिक रो को आइडेंटिफाई करिए या डुप्लीकेट हो रही है? डुप्लीकेट हो रही है। तो यहां पे ये प्राइमरी की नहीं है, यहां पे क्या है? ये फॉरेन की है। यहां पे प्राइमरी की क्या है? ट्रांजैक्शन आईडी, जो इस पूरी लाइन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। क्लियर है? तो एक चीज अब आपको समझ आई कि हमने डेटाबेस मॉडल या डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं। इसका रिलेशन आप किसी भी तरह से किसी भी टेबल के साथ बना सकते हैं। आपने उसको टेबल बना के देना। ये हमारा एक छोटा सा डाटा मॉडल है, डाटा एनालिसिस मॉडल है। ये चीज आपने सीखनी है, इनके बड़े काम है। ठीक ठाक फ्रीलांसिंग में ये चीज यूज होती है? नहीं, नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। समझ आ गई बात? ये रिलेशनल मॉडल है। तो इसी तरह मैं अब आपको मल्टीपल चीजें आगे करके दिखाऊंगा। तो बस अब आपने थ्योरेटिकली देखना है चीजों को, प्रैक्टिकली हम जाएंगे तो आगे चीजें कंप्लेक्स होती जाएंगी। ये सबसे वाइड यूज्ड है। तो पहला तरीकाकार क्या है कि डाटा मॉडल को, कौन सा डाटा मॉडल है हमारे पास? रिलेशनल डाटा मॉडल है। वो क्या कहता है कि डाटा किस फॉर्म में सेव करता है? रिलेशन मॉडल वाइज यूज डाटा मॉडल इन द मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम। इन दिस में डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स। भाई तुझे क्या मसला है? इन टेबल्स एंड आल्सो कॉल्ड रिलेशंस वेयर ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। ईच रो रिप्रेजेंट अ यूनिक रिकॉर्ड, जिसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और प्राइमरी की क्या है? जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एक टेबल के अंदर। तो प्राइमरी क्या है? जो एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। और फॉरेन की क्या है? जो दो टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है। क्लियर है? अब कंसेप्ट क्लियर हुए? ओके, मजा आ जाएगा। डेफिनेशन है कुछ रिलेशंस। टेबल पूरी को क्या कहते हैं? कम रिलेशन। देखें, अगर तो वो शीट पड़ी है ये वाली, ये शीट्स है, इनको हम टेबल्स ही कहेंगे। लेकिन वो शीट्स अगर यहां पे आ गई तो अब ये टेबल्स क्या है? रिलेशंस कहलाती है, क्योंकि अब ये डाटा मॉडल के अंदर पड़ी है। तो यहां पे टेबल नहीं कहते, रिलेशन कहते हैं। ट्यूलिप, अ सिंगल रो इन अ टेबल रिप्रेजेंटिंग अ रिकॉर्ड। एक रो को हम क्या कहते हैं? ट्यूपल कहते हैं। और उसके बाद एट्रीब्यूट, अ कॉलम इन अ टेबल रिप्रेजेंटिंग फील्ड और प्रॉपर्टी। कॉलम्स को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। और रोज को क्या कहते हैं?
ट्यूपल्स कहते हैं। प्राइमरी की क्या है, जो यूनिकली आइडेंटिफायर होती है फॉर रीजन, जिस तरह कस्टमर आईडी, स्टूडेंट आईडी हमने किया, ठीक है। और इसी तरह फॉरेन की क्या होती है, फील्ड जो टेबल को दो टेबल के साथ कनेक्शन कर रही होती है। डेफिनेशन क्लियर है। इधर एग्जांपल ने देखे, दो टेबल्स हैं, एक कस्टमर आईडी और दूसरा, इन दोनों टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप किससे हो रहा है, कस्टमर आईडी का आपस में रिलेशनशिप है। समझ आ गई बात। तो इन दो टेबल्स का आपस में रिलेशन है, ये रिलेशनल डेटाबेस है। एडवांटेजेस, सिंपलिसिटी, डाटा इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबल क्यूरीज, ये रटे ही मारने हैं। चैट जीपीटी उठा के उन्होंने कॉपी किया हुआ है, कोई फायदा नहीं है, देख लेना, ये सारों में आपने बस यही चिपकाते जाना है, ठीक है। वो तीन लाइनें ऊपर वाली मजमून की, तीन लाइनें आखिरी वाली मजमून की, बाकी बीच में चिपका देना सारा। डिसएडवांटेज, परफॉर्मेंस इसमें लो होती है जब बहुत ज्यादा डेटा बढ़ जाता है, तो स्केलेबिलिटी, ज्यादा इसको बड़ा नहीं किया जा सकता क्योंकि टेबल में रिलेशंस कंप्लेक्स होते जाते हैं। और ये यूज होता है नॉर्मली वन टू मैनी रिलेशन के लिए। देखिए यहां पे कितनी टेबल्स हैं, तीन। इस टेबल के साथ कितने रिलेशन है, एक टेबल है, और इसकी कितनी टेबल्स के साथ रिलेशन है, दो। वन टू मैनी रिलेशन के लिए होता है। कोई टेबल आपको मैनी टू मैनी नजर नहीं आएगी, वन टू मैनी होगी। समझ आ गया बात, आगे चलते हैं। दूसरा मॉडल क्या है, हायरार्किकल मॉडल। इसके अंदर चीजें जो है ना, वो बेसिकली ट्री शेप के अंदर आती है। अगर आपको ये बना हुआ देखना है तो फिर इसमें मुझे काम करना पड़ेगा, अपना लेक्चर चला जाएगा, कहेंगे तो मैं फिर बाद में बना के आपको पहले बना लूंगा, फिर मैं आपको दिखा दूं। इसके अंदर ये होता है कि सॉरी, ये ट्री लाइक में वन टू मैनी होता है, हायरार्किकल में वन टू वन होता है। रिलेशन में वन टू वन होता है ना, रिलेशन में वन टू वन होता है, हायरार्की में वन टू मैनी होता है। एक मिनट रुको, हायरार्किकल में वन टू मैनी है, वन टू वन है, ठीक है, सही है। एक एक कॉलम का एक ही के साथ रिलेशन बनता है। मतलब अगर हम इसको देखें, इधर गया अपनी डाटा मॉडल, वन टू वन मैनी, एक प्राइमरी की का एक ही के साथ कनेक्शन बन रहा है। वन टू मैनी कैसे होते हैं वो मैं अभी आपको दिखा दूं। टेबल की हम बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कीज की, हेडिंग्स की बात कर रहे हैं। एक हेडिंग का एक के साथ रिलेशन होगा। हायरार्किकल मॉडल क्या होता है बेसिकली, कि वन टू मैनी रिलेशन होता है। मतलब ऊपर पेरेंट और नीचे एक बंदे के चाइल्ड एक से ज्यादा हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें डाटा जो है वो ट्री शेप के अंदर स्टोर होता है। इसके अंदर डाटा नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आप इसको देखें। रिलेशनशिप कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज ईच कॉलम कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज। ये रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक हो गया। जो रिलेशन की फॉर्म इसके अंदर आप रख सकते हैं, इसमें हायरार्किकल डेटाबेस नहीं बना सकते। तो थ्योरी की समझ तौर पे आपको समझ आ सकता है, हम पढ़ सकते हैं। हायरार्किकल मॉडल्स ऑर्गेनाइज डाटा इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स वेयर रिकॉर्ड्स आर लिंक्ड थ्रू पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ईच पेरेंट हैव मल्टीपल चाइल्ड बट ईच चाइल्ड हैव ओनली वन पेरेंट। अच्छा जी, की कंसेप्ट क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन हायर लेवल डाटा एंड लोअर लेवल डाटा। ट्री स्ट्रक्चर, डाटा स्टोर्ड इन अ ट्री फॉर्मेट वेयर पेरेंट नोड्स हैविंग वन और मोर चाइल्ड नोड्स। वन टू मैनी रिलेशनशिप के लिए जो सा डाटा मॉडल यूज होता है उसको क्या कहते हैं हम, हायरार्किकल डाटा मॉडल कहते हैं। हाँ, रिलेशन वन रिलेशनल वन टू वन है, ये वन टू मैनी है। मतलब एक कॉलम के साथ मल्टीपल रिलेशंस मेंटेन हो सकते हैं। जिस तरह आपका शजरा नसब बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनता है, नीचे करते हैं, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप्स होते हैं। रिलेशन रिलेशन वो रिलेशन था। एक टेबल को दो टेबल्स टेबल्स की बात नहीं हो रही, कॉलम्स की बात हो रही, कीज की बात हो रही। एक की देखें, मैं अभी आपको बता देता हूं। ये देखें, यहां पे स्टूडेंट आईडी कितनी कीज के साथ आगे कनेक्टेड है, क्या। अच्छा, एक कॉलम दूसरा कॉलम से एक कॉलम दो। आप मैं जरा देखें, स्टूडेंट आईडी को मैं इधर किसी और के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। रुक जा भाई, एक स्टूडेंट नेम, और मैं इधर देखे, उसने इसको ब्रेक कर दिया, स्टूडेंट नेम को नहीं बांध सकता, ठीक है। तो लिहाजा वन टू मैनी रिलेशनशिप के लिए हायरार्किकल मॉडल यूज होता है। बाकी इसके अंदर फीचर्स वही, एफिशिएंसी, डाटा इंटीग्रिटी, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी और डाटा रिडंडेंसी। कंसेप्ट आपने क्या ध्यान में रखना है, हायरार्किकल मॉडल क्या है, वन टू मैनी रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। तीसरा मॉडल नेटवर्क होता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। मतलब एक स्टूडेंट एक क्लास के अंदर भी हो सकता है और एक स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर भी इनरोल हो सकता है।
The network data model is similar to hierarchical model but allows for many to many relations. Many to many relations. Through a graph-like structure, a network model record are organized as nodes, entities connected by links, and a child node can have more than one parent node. This model provides greater flexibility than the hierarchical model, making it suitable for more complex data relationship. तो नेटवर्क मॉडल किस लिए सूट करता है? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स के लिए। इसके अंदर डेफिनेशन है, नोड्स किसे कहते हैं? रिप्रेजेंट एन एंटिटी या रिकॉर्ड इन अ टेबल। लिंक्स रिप्रेजेंट अ रिलेशन बिटवीन नोड्स, और मैनी टू मैनी रिलेशंस होते हैं इसके अंदर। एग्जांपल्स आपने खुद समझनी है एक बार। एडवांटेज वही, फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी, कॉम्प्लेक्सिटी और क्यूरी। लैंग्वेजेस वही बार बार चिपक रही हैं यहाँ पे। और चौथा मॉडल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ये बेसिकली होता यूं है कि हम चीजों का या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशन नहीं बनाते, बल्कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक कस्टमर है, एक कस्टमर है, बाकी पूरी टेबल जिसके फीचर के हिसाब से होगी, मतलब नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, इसकी पूरी डिटेल उसके अंदर मौजूद होगी। मतलब हम बीच में एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं और बाकी सारे रिलेशंस क्या होते हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस होती हैं। एक बार हम इसे पढ़ लें। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम वेयर डेटा इज स्टोर्ड एज ऑब्जेक्ट्स। टेबल नहीं होता, ऑब्जेक्ट्स होता है। ईच ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ बोथ डेटा एंड methods that can manipulate the data. Object can also inherit properties and method from other object, allowing for more complex data structure. The object oriented model is particularly useful for managing multimedia, graphs, videos, इस तरह की चीजें उसमें यूज होता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड, फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डाटा। मतलब कस्टमर है तो उसका नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, उसका फोन नंबर, ईमेल, ये उसके क्या है? सारे एट्रीब्यूट्स हैं। आप कस्टमर नेम को डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, ये वाले ऑप्शंस भी मौजूद हैं। आप कस्टमर डेटा अपडेट कर सकते हैं, उसका नाम डिलीट कर सकते हैं, इनको फंक्शंस कहते हैं। क्लास, a blueprint for object of the same class have similar properties and methods. Inheritance, the ability of an object to inherit properties and method from another object. एग्जाम्पल देखते हैं। इन एन ऑनलाइन रिटेल सिस्टम यू माइट हैव एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्रोडक्ट विच हैज एट्रीब्यूट्स लाइक, एक प्रोडक्ट है दरम्यान में और बाकी सारी डिटेल क्या होगी? प्रोडक्ट आईडी, उसका नेम, प्राइस एंड स्टॉक क्वांटिटी। ये टेबल आपको नजर आ रही है। इसमें बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोडक्ट। बाकी सारी चीजें क्या है उसकी? एट्रीब्यूट्स हैं। आप इनकी प्राइस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसको डिस्काउंट दे सकते हैं, स्टॉक कम हो सकता है, स्टॉक बढ़ सकता है। मतलब ये काम इस टेबल में आप कर सकते हैं ना, ये फंक्शंस कहलाते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट, इसके एट्रीब्यूट्स है अपने, मतलब इसकी एक आईडी है, इसकी प्राइस है, इसकी क्वांटिटी है। और प्राइस, क्वांटिटी, आईडी ये चेंज हो सकती है, बीच में अपडेट हो सकती है क्वांटिटीज। तो ये इसके फंक्शंस कहलाते हैं। मतलब आप एक, अच्छा मुझे बताएं, किसी कि ये एक लैपटॉप एक प्रोडक्ट है, इसके साथ इसका किसी और प्रोडक्ट के साथ कोई रिलेशन होगा? हाँ जी, इसका कोई स्मार्टफोन के साथ कोई रिलेशन होगा? नहीं। तो आपने मोबाइल फोन एक प्रोडक्ट के तौर पे, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे सेव किया, और बाकी सारी इसकी स्पेसिफिकेशन ही लिखी हुई है। स्पेसिफिकेशन और फंक्शंस। फंक्शंस मतलब इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नाम, उसकी आईडी वगैरह वगैरह वगैरह। हियर the project object could also inherit properties from category object that defines the type of product, electric, home appliances वगैरह वगैरह, सब कैटेगरीज उसकी हो सकती है। Advantages: suppose complex data types and encapsulation, data and operations are encapsulated to a single entity। एक सिंगल एंटिटी आप सामने रख देते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ एक ऑब्जेक्ट होता है, हम भी डाटा नॉर्मली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेव करते हैं, जैसे कैफ। एक कैफ है, फिर सारी उसकी स्पेसिफिकेशन है, बैच कौन सा है, स्टार्ट कब हुआ, उसके अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं, उसके स्टूडेंट्स की डिटेल क्या है, उसमें आ कितने रहे हैं, पास कितने हुए, फेल कितने हुए। एक कैफ एक ऑब्जेक्ट के तौर पे। क्या कैफ का पीआरसी के साथ कोई लिंक है? नहीं। एसीसी के साथ कोई लिंक है? नहीं। लेकिन कैफ के अंदर स्टूडेंट आ सकते हैं, जा सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, एग्जाम्स होते हैं, पास होते हैं, फेल होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो ये चार मॉडल्स हैं जिनके अंदर डेटा मॉडल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपने अंदर
सेव करता है डॉक्यूमेंट्स को। कितने मॉडल्स हैं? चार। रिलेशनल, हायरार्किकल, नेटवर्क और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। चार तरह से वो डाटा सेव करता है। रिलेशनल वाला मैंने आपको बता के दिखा दिया कि किस तरह होता है। बाकी अब आपका मन मेंटल में या माइंड में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये चीजें कैसे काम करती होंगी या किस तरह रखी जाती है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, वो जो भी हमने रिलेशनशिप मॉडल किया था उसको फर्दर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इस वाइडली यूज्ड कंसेप्चुअल टूल फॉर डिजाइनिंग द एंड विजुअलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस developed by Peter Shan. The ER model provide a clear and systematic way of presenting the relationship between real world objectives and their properties, along with how these entities interact. ER diagram used to graphically represent the element, making the model a critical part of the database design process. नीचे डेफिनेशंस पे आ जाए थोड़ा सा। एंटिटी, एन एंटिटी रिप्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, कंसेप्ट और थिंग दैट इज डिस्टिंग्विशेबल एंड रेलिवेंट टू द सिस्टम बीइंग मॉडल। एंटिटीज आर टिपिकली नाउन दैट प्रेजेंट थिंग्स लाइक कस्टमर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉयज, ऑर्डर्स। हमने भी टेबल बनाई थी, उनके अंदर आईडी थी हमारी कस्टमर्स की, सारा कुछ। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होती है जो यूनिकली या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, हैज अ यूनिक आइडेंटिफायर नाउन एज प्राइमरी की। जिस तरह स्टूडेंट आईडी एक प्राइमरी की थी, तो उसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं। वीक एंटिटी जो बेसिकली जिसकी अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी एक स्ट्रॉन्ग की है और उसके बाद स्टूडेंट की फीस है। जब तक उसके साथ आईडी नहीं होगी, आगे फीस लिखी हो, तो पता चल सकता है कहां से आई है? नहीं। तो ये हमारी वीक एंटिटी है। वीक एंटिटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बीइंग associated with an other entity. It depends on a strong entity for its existence and does not have a primary key of its own. It typically uses the primary key of the associated strong entity to form a composite key. दो composite key कहते हैं जो दो जगह पे अपना रिलेशनशिप शो करे या दो प्रोडक्ट्स को एट अ टाइम आपस में अटैच कर सके। एट्रीब्यूट्स क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज उसके। An attribute is a property or characteristic of entity that provide more information about that entity. Each entity is the ER model can have more than one attribute. जैसे कस्टमर आईडी एक है, कस्टमर नेम एक एंटिटी है। अब कस्टमर नेम की फर्दर आगे चीजें होंगी, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, कस्टमर के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन, वो उसके सारे क्या है? एट्रीब्यूट्स है। एंटिटी क्या है? कस्टमर। बाकी सब क्या है उसके? एट्रीब्यूट्स है। तो एट्रीब्यूट्स क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी दैट प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी। कस्टमर आईडी है 01, ये एक हमारी एंटिटी है। उसके बाद फर्दर इसकी इंफॉर्मेशन अलग टेबल के अंदर है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल एड्रेस, सीएनएससी नंबर वगैरह वगैरह। अच्छा, कुछ फिर आगे एंटिटीज ऐसी हैं जिनकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे एक शख्स के मल्टीपल फोन नंबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मल्टीपल ईमेल हो सकती है, नहीं हो सकती? और कुछ ऐसी हैं जिनकी सिर्फ एक ही वैल्यू, सीएनआईसी नंबर क्या हो सकता है? एक ही हो सकता है। फर्स्ट नेम क्या हो सकता है? एक ही हो सकता है। तो लिहाजा सिंपल टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। जैसे फर्स्ट नेम फर्दर डिवाइड हो सकता है, देखिए नेम फर्दर डिवाइड हो सकता है। नेम नेम हो सकता है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम में हो सकता है। लेकिन फर्स्ट नेम फर्दर डिवाइड हो सकता है? नहीं। सीएनआईसी नंबर फर्दर डिवाइड हो सकता है? नहीं। ये कौन सी एंटिटी कहलाती है? ये कौन सा एट्रीब्यूट कहलाता है? सिंपल एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? जो फर्दर आगे मजीद हो जाए। एट्रीब्यूट दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर से, जैसे नेम है एक सिंपल एट्रीब्यूट है, इसको फर्दर ब्रेक किया जा सकता है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम। ठीक हो गया। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट जिसकी सिर्फ एक वैल्यू हो, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जिसकी मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे सीएनएससी हर शख्स का क्या होगा? एक होगा। फोन नंबर एक बंदे के एक से ज्यादा हो सकते हैं, आपके पास में हो सकती है कि नहीं हो सकती? ईमेल एड्रेस आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स बेसिकली ये वो खसूसियात होती हैं जो उसकी अपनी नहीं होती। एट्रीब्यूट हुज वैल्यू कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एन अदर एट्रीब्यूट्स, किसी और से। एज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। अगर आपने किसी कस्टमर की एज आइडेंटिफाई करनी है तो उससे पूछने से बेहतर है आप उसकी डेट ऑफ बर्थ से टुडे का फॉर्मूला लगा के उसकी एज निकाल लें। तो ये कौन सा एट्रीब्यूट है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। शाबाश। की एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड, जिसको हम प्राइमरी की भी कहते हैं नॉर्मली, जो पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है। रिलेशनशिप क्या है? दो एंटिटीज का आपस में क्या लिंक बनता है, दो टेबल्स का आपस में क्या लिंक बनता है। अ रिलेशनशिप इन ईयर मॉडल डिफाइन हाउ टू और मोर एंटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर्स। दो टेबल्स आपस में रिलेटेड कैसे हैं?
Relations are represented by diamond in an diagram with lines connecting the related entities. Each relationship has a diagram and cardinality that define how many entities are involved and how they participate in relationship. कुछ भी इसमें से करने वाला नहीं। रिलेशनशिप कितनी तरह के हो सकते हैं? अभी हमने पीछे 4 मॉडल थे, कितनी तरह के रिलेशनशिप पढ़े थे? वन टू मैनी टू मैनी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। वन टू वन रिलेशनशिप क्या है? वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज टू से विद ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन अदर एंटिटी। वन टू वन रिलेशन हो सकता है, वन टू मैनी रिलेशन हो सकते हैं, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी हो सकता है जिसके मैनी चाइल्ड और मेनी पेरेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद ईआर डायग्राम उन्होंने नीचे बताई है, इज अ जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज एट्रीब्यूट। इस चीज को बिल्कुल छोड़ दें, ये मैंने आपको एक्सेल में बना के अभी दिखाया है। ये चीज बनी हुई थी, ये किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर से उन्होंने ली है, हमने एक्सेल के अंदर अपनी बना के दे दी। मैनी टू मैनी क्या? रिलेशन जो है वो किससे होगा? जिसमें मल्टीपल पेरेंट्स और मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं ना। एक दो एक कॉलम डिफरेंट साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एक कॉलम डिफरेंट के साथ भी हो सकते हैं और पीछे फर्दर भी उसके साथ पीछे मजीद और कॉलम अटैच हो सकते हैं। जिस तरह अ स्टूडेंट एंटिटी कैन इनरोल इन मल्टीपल कोर्सेज, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज हो सकता है। स्टूडेंट को पेरेंट रखो तो उसके मल्टीपल चाइल्ड हो गए। इसी तरह एंड ईच कोर्स कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट इनरोल्ड, और हर कोर्स के अंदर स्टूडेंट भी कितने होंगे? मल्टीपल। अगर दरमियान में कोर्स को देखें तो उसके अंदर स्टूडेंट्स भी क्या है? मल्टीपल है, दोनों साइड से, दोनों साइड से देखें। मैनी टू रोल ऑफ द ईयर मॉडल इन डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस स्ट्रक्चर, कंप्लेक्सिटी रिडक्शन, ये वही फिर वही बला बला है। टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर से वही बात हो गई जो पहले हमने पढ़ी थी। हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जिसमें वन टू मैनी रिलेशन होते हैं। यहाँ पे देख लें, चाइल्ड फर्दर मजीद नीचे, उनके नीचे पेरेंट हर किसी का एक होगा। इन दो चाइल्ड्स के कितने पेरेंट्स हैं? ये एक ही पेरेंट है। इन तीन चाइल्डों का कितना पेरेंट है? एक ही पेरेंट है। ये हायरार्किकल मॉडल है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, फिर ये रिपीट हो रहा है वही। एडवांटेज डिसएडवांटेज, नेटवर्क मॉडल, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। हर ये एक चाइल्ड है तो इसके साथ भी मल्टीपल रिलेशनशिप है और आगे इसके भी मल्टीपल रिलेशनशिप है। ये नेटवर्क मॉडल होता है जिसके अंदर मैनी टू मैनी रिलेशन होता है। उसके बाद रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट, जो अभी हमने टेबल्स पढ़ी थी वो देख लें, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ आगे कनेक्ट है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। फिर वही रिपीट हुआ है सारा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी वही, बीच में एक ऑब्जेक्ट है, बाकी उसके एट्रीब्यूट्स है सारे, मुख्तलिफ तरह के एट्रीब्यूट्स, सिंगल एट्रीब्यूट्स, मल्टीपल, कंपोजिट डेफिनेशंस हैं, रट्टे लगाने जस्ट उनके। चैलेंज तो असल चीज, 4 मॉडल्स हैं, आपको उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और प्राइमरी कंसेप्ट भी क्या है? वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ये चीज समझ आ गई बात? कॉलम्स की आपस में कनेक्शन, आपस के रोज की आपस में कनेक्शंस पे, या आपके प्राइमरी कीज की कनेक्शंस आपस में। रिलेशनशिप्स में लिखा हुआ है वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। होती तो वो भी टेबल्स ही है ना, जो हम नेटवर्क मॉडल बनाते हैं, होती वो भी टेबल्स ही है। नहीं, रिलेशंस का लिखा हुआ है। लिखा उसी के अंदर ही है, लेकिन होता नहीं है, बनता नहीं है इसमें। मैंने भी पढ़ा था इसको। रिलेशंस वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, इनहेरिटेंस, पॉलिमरिज्म, बाकी